नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुबह की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का दूसरा दिन। ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारत और नॉर्वे ने संबंधों को हरित स्तर की रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। पीएम मोदी ने टीईपीए के तहत $100 अरब के निवेश लक्ष्य को हासिल करने की अपील। नॉर्वे में सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से मोदी किए गए सम्मानित। पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे इटली। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना यात्रा का उद्देश्य। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। खाड़ी देशों की अपील के बाद टाला ईरान पर हमला। ईरान पर एक बार फिर डाला संघर्ष विराम की शर्तों को मानने का दबाव। और उत्तरी और मध्य भारत में भीषण गर्मी का दौर। लू की स्थिति पूरे हफ्ते जारी रहने की संभावना। आयुष मंत्रालय ने आम जन के लिए जारी की एडवाइजरी। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नॉर्वे की यात्रा पर है, जहां प्रधानमंत्री आज ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। सम्मेलन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरा भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर हुए सुधारों का उल्लेख किया। भारत की शानदार आर्थिक विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश का भी न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने भारत में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अवसरों का उल्लेख किया। 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा वैश्विक चुनौती बन गई है, तो ऐसे में भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का भी न्योता दिया है। भारत एमआरओ, ग्रीन शिपिंग और मैरीटाइम सर्विसेज सभी में एक ग्लोबल हब बन रहा है। आज नॉर्वे के करीब 10% शिप इंडिया में बनते हैं। क्या हम इसको अगले 5 वर्ष में 25% तक ले जा सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं मुश्किल काम नहीं है। अब गति पकड़ ली है हमने। थोड़ा बड़े टारगेट के साथ बड़े कदम की जरूरत है। वहीं नॉर्वे के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को द्विपक्षीय सहयोग में नई मजबूती देने वाला बताया है। The trade agreement we have signed is unique. We have never made that kind of commitment in terms of expanding our investment, creating 1 million jobs in India over time.
So that's where we are now, and we are very happy that we get off to such a good start. We are natural partners, actually complementary partners in a certain range of areas, and the cooperation is already extensive. नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया है। नॉर्वे के पीएम ने कहा कि उनके देश की कंपनियां भारत में निवेश को लेकर बेहद उत्साहित हैं। India playing such a growing role on the international scene with its contact, with its experience. So that was a useful update from both me and him on how we read the situation, the war in Ukraine, the war in the Middle East, how we are affected, and how can we contribute towards some kind of diplomatic solutions. These wars started for some different reasons. Now we have to find out how they can end. So that was on politics, but it's also been a great day for economic relations. We have a free trade agreement between EFTA countries, of which Norway is one, with Switzerland, Liechtenstein, Iceland, and Norway. A very forward-looking agreement, very ambitious agreement, and we've seen today with companies, economic operators, a great interest in investing in India, which is good for Indian jobs, in Indian welfare, but also for Norwegian jobs. And I'm happy to see also that we have established what we call a green strategic partnership. So in the businesses of clean energy, carbon capture and storage, storage of renewable energy, Norway and India can do a lot. And all of these issues have been well prepared in preparation for this meeting, and I think we have delivered well on them. वहीं नॉर्वे के साथ भारत ने रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर अहम समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समझौता पूरी दुनिया के लिए लाभदायक साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते साल पहलगाम आतंकी हमले के दौरान नॉर्वे के सहयोग की भी सराहना की, तो दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के पीएम के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा की है, तो दुनिया में जारी संघर्षों के लिए संवाद से समाधान की बात भी दोहराई है। ये रिपोर्ट देखते हैं। 43 साल बाद नॉर्वे की यात्रा पर ओस्लो पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने हवाई अड्डे पर खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरा पहुंचे। दोनों नेताओं ने बाद में एक द्विपक्षीय मुलाकात की। वहीं प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत नॉर्वे के बीच रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर एक अहम समझौता हुआ। हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। रणनीतिक स्तर की हरित साझेदारी के अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल विकास को लेकर साझेदारी, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, टनल व स्लोप निर्माण में क्षमता विकास, विज्ञान व तकनीक, समुद्री ऊर्जा में अहम समझौते हुए। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष से गुजर रही दुनिया, विशेष तौर पर पश्चिमी एशिया और रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संघर्षरत दुनिया के बीच भारत और यूरोप नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी यूरोप और भारत के बीच समझौते को निवेश, रोजगार, व्यापार के लिए अहम करार दिया। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। We now have a free trade agreement between EFTA countries and India with great expectations and ambitions, one of the most important trade agreements we have ever signed.
new large opportunities for investments, innovation and job creation in areas such as green tech, renewable energy, maritime industries and seafood. And for India, I believe it's the first free trade agreement with European partners of its kind. But we are also moving forward in other areas. We are now elevating our relationship to a green strategic partnership, which gives us the foundation to work on knowledge, resources and ambitions for the green transition, where we depend on succeeding both of us. नॉर्वे किंग हराल्ड V से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान किंग ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में भी खासा उत्साह नजर आया। प्रवासियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय संस्कृति और विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित किया। भारतनाट्यम की बच्चों द्वारा प्रस्तुति, सितार और तबले की जुगलबंदी। प्रवासियों ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। ये बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तरह तरह के गीत संगीत गा रहे थे। इनसे मैं पूछता हूँ कि कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनको मैंने अपने बचपन से सुना है और देखा है, वो आज मुझे फेस टू फेस मिल रहा है। I liked it very much, and that we got to meet our honorable Prime Minister from India. It was a surreal experience. I never thought I would actually meet Narendra Modi. अपने देश को एक बहुत पहली बार एक ऐसा संत मिला है जिसने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया है। आज उनको देख के ऐसे लगा पता नहीं कैसे, बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग। पर मोदी है तो मुमकिन है, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओस्लो से अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ अब बात करते हैं विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की, जहां एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 32 हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। ये पीएम मोदी के लिए 32वां वैश्विक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर
और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और इसी कड़ी में 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचेंगे और इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा को लेकर यहां रहने वाले भारतीय कारोबारी समाज के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उनका ये मानना है कि आज दोनों देशों में कारोबारी रिश्ते बहुत ऊंचाइयों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा से आखिर क्या कुछ उम्मीदें यहां रहने वाले कारोबारी समाज के लोगों को है, उस पर बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने कारोबारी अशोक गुलेरिया से। आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर इटली में रहने वाले भारतवंशी जो खासतौर से कारोबार से जुड़े हुए हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत और इटली के संबंध जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं उससे उनको भी फायदा होगा और भारत और इटली के बीच जो संबंध है वो और ज्यादा बेहतरीन होंगे। सर, 2014 के बाद कैसे आप देख रहे हैं भारत इटली संबंधों को, खासतौर से व्यापार की दृष्टि से देखें? सर, व्यापार की दृष्टि से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो डील्स हो रही हैं इंडिया और इटली के बीच के अंदर, जो प्रोडक्ट, जैसे मेरा ही ले लीजिए सर, हम सबसे पहले हमने गारमेंट से स्टार्ट किया, आज हम ग्रोसरी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गारमेंट भी कर रहे हैं, तो डे बाय डे रिलेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी बनी है। पहले किस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने रहती थीं और अभी कैसी स्थिति है? सर, पहले कस्टम में जब मर्जी हो ये इंडिया से आने वाले सामान, राइस वगैरह पे चेक के लिए रोक देते थे, डिले होता था। अब धीरे धीरे चीज़ें बदली है और भारत सरकार की कोशिशों से इंडियन एम्बेसी है रोम में, उसकी जो कमर्शियल विंग है उनके सहयोग से चीज़ों में बदलाव आया है। वो हेल्प कर रहे हैं, वो इटालियन ऑफिशियल्स को अप्रोच करके उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो चीज़ें हैं, वो समझने में फ़र्क था। बाकी दिन ब दिन सर इंडिया और इटली के रिलेशन बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। इस विजिट से खासतौर से जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, इस विजिट से क्या उम्मीद है उनको? सर, विजिट से और नए समझौते होंगे भारत और इटली के बीच में, समझौते होंगे तो यहाँ पे और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों में भारत के लिए और ज़्यादा अपनत्व आएगा। तो भारत के जो लोग हैं इटली में रह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह का उत्साह है उनमें? सर, हम बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री जी का दौरा इटली में हो रहा है और हमारी प्रधानमंत्री जी जो मेलोनी जी हैं वो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत ही, उनके रिश्ते बहुत ही उच्च स्तर पर हैं। तो सर, सभी, चाहे आप सिर्फ डियास्पोरा क्यों, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इटली है, सभी में उत्साह का माहौल है सर। तो ये आपने देखा कि जो कारोबारी समुदाय से जुड़े लोग हैं, खासतौर से जो इटली में रह रहे हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ये विजिट काफ़ी खास रहेगी, खासतौर से दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर, और इसके साथ साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जो स्पेशल बॉन्डिंग है उसका भी कारोबार पर असर पड़ेगा और भारत और इटली के जो संबंध हैं वो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, रोम, इटली। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज।
छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वो आज बस्तर जिले के जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। जगदलपुर में पहली बार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे यादव और धामी का राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। इस दौरान विष्णुदेव साय ने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा भी की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सरकारी बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम और गैर जरूरी दरों में कटौती पर जोर दिया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, बिजली बचत उपाय, पेपरलेस ऑफिस और ई ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए। सरकार ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने पर भी विशेष जोर दिया है। उत्तर और मध्य भारत में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है। आयुष मंत्रालय ने गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय सीधी धूप में निकलने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और मौसमी फल और इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करने पर जोर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम विभाग की ओर से इस सप्ताह भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से 24 मई के बीच भीषण गर्मी पड़ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी इस सप्ताह छिटपुट इलाकों में लू चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के यानम में भी इस सप्ताह लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं बिहार और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन लू की चेतावनी दी गई है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के जरिए बताया कि खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को रद्द कर दिया है। इससे पहले उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि ईरान के पास समझौता करने के लिए समय कम बचा है, वरना युद्ध विराम के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की योजना के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये जरूर कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं होता है तो वो किसी भी क्षण ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहें। ट्रंप हफ्तों से धमकियां दे रहे हैं कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो अप्रैल के मध्य में हुआ युद्ध विराम खत्म हो सकता है। अफगानिस्तान के खिलाफ अगले महीने होने वाली एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का चयन होगा। जब राष्ट्रीय चयनकर्ता भारतीय टीम का चयन करेंगे तब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कार्यभार प्रबंधन और रोहित शर्मा की मैच फिटनेस पर विशेष चर्चा हो सकती है। इस बात की संभावना कम है कि बुमराह को दोनों प्रारूपों के लिए चुना जाए, तो वहीं रोहित शर्मा की फिटनेस भी चिंता का विषय बनी हुई है। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा। वनडे मैच धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में 14, 17 और 20 जून को खेले जाएंगे।
79वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 का ऑफिशियल पोस्टर इस बार सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि आजादी, दोस्ती और महिला सशक्तिकरण का सिनेमाई संदेश बन गया है। रिडले स्कॉट की इस कल्ट क्लासिक ने सिनेमा में महिलाओं की पहचान को भी नई दिशा दी है। कांस 2026 ने इस पोस्टर के जरिए गीना डेविस और सुजैन सारंडन की विरासत को सलाम किया, जिसने सिनेमा के इतिहास में एक नया रास्ता बनाया है। छोड़ जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 20 मई 1991 रिडली स्कॉट की मूवी का कान फिल्म महोत्सव में प्रीमियर। 35 वर्षों के बाद उस फिल्म के दो किरदार, दो हीरोइंस थेल्मा और लुइस ने कान फिल्म महोत्सव के ऑफिशियल पोस्टर पर वापसी की है। इन दोनों फाइटर्स ने पासा पलट दिया, समाज और सिनेमा दोनों में जेंडर से जुड़ी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दिया और पूरी आजादी और पक्की दोस्ती की मिसाल बनी जब ये बेहद जरूरी हो गया था। 35 वर्षों के बाद एक रंगीन फिल्म में से एक इन ब्लैक एंड व्हाइट स्टिल को निकालकर कान फिल्म महोत्सव के ऑफिशियल पोस्टर पे उसे जगह देना यकीनन जो रास्ता तय हो चुका है उसका जश्न मनाने का इरादा है। साथ ही इस बात को बिना नजरअंदाज किए कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। 1991 में आई ये फिल्म आज भी क्यों इतनी असरदार है? मेरे साथ है हैदा, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है और इस दोनों किरदारों से बहुत अच्छे से वाकिफ है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट दीज टू फीमेल आर for the representation of women in cinema? Well, I think it's incredibly important because one of my jobs, apart from being a film producer, is I also produce a podcast called Girls on Film, which is the world's leading podcast on women in film. And one of the things that we campaign for is equality in gender in cinema. And so for me, it's incredibly important that Thelma and Louise are up there as these two iconic women in this fantastic film. It was an instant classic when it came out. It's endured for all these years, and it's a very important story about female friendship. It's also the first and I think the best road movie for two women, and it also has these incredible, has a very kind of important storyline about marital abuse and how you can overcome it with the support of your friends. So that's an incredibly important thing for me. यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज होने के बाद इस इजी फीमेल राइडर ने विवाद खड़ा कर दिया, बहस छिड़ गई, चर्चाएं होने लगी, लेकिन इसकी सफलता को नकारा नहीं जा सकता था। आजादी के एक धमाके की तरह रिडली स्कॉट की ये मूवी सिनेमा में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक मील का पत्थर साबित हुई। समय के साथ ये एक जनरेशनल क्लासिक बन गई और बहुत जल्द एक कल्ट फेवरेट। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान।